जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, पाकिस्तान के वजूद की, पाकिस्तान के मिलिट्री की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि खुद पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान में डर के साए में जी रही है और पाकिस्तानी फौजियों को किन अज्ञात वीरों ने टारगेट बना के रखा है, फौजियों के समझ में नहीं आ रहा। खुद पाकिस्तान की फौज सकते में है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ 1947 अगस्त 14 और अगस्त 15 को मजहब के आधार में हुआ था। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी थी कि हम लोग अंग्रेजों के सामने कि हम लोग हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, और नेहरू जी तो तैयार बैठे ही थे, उनको तो शासन मिलना था। वो तो सोच ही रखे थे कि हम तो बुढ़ापे में आ गए हैं, बुढ़ापे में हम शासन मिलेगा चाहे किसी भी कीमत पर हो। तो इन्होंने देश का बंटवारा स्वीकार किया, नेहरू जी ने, और वो तो जिन्ना ने तो देश का बंटवारा की डिमांड की थी, अर्थात देश का बंटवारा हो गया अगस्त 14-15 को। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस समय जो 4 प्रांत, मैं वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान की नहीं, जो आज बांग्लादेश है, जबकि दोनों भारत के एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान था, दूसरे तरफ ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश बन चुका है। मैं केवल वेस्ट पाकिस्तान की आज बात कर रहा हूँ। वेस्ट पाकिस्तान में 4 प्रांत थे और आज भी है। उसमें एक प्रांत का नाम है बलूचिस्तान, दूसरे का उस समय नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज खैबर पख्तूनवा कहते हैं वहां पर, और तीसरा प्रांत सिंध, चौथा प्रांत पंजाब। माने पश्चिम पंजाब जो है वो चला गया पाकिस्तान में, पूर्वी पंजाब वो रह गया हिंदुस्तान में। माने पंजाब का भी एक बड़ा हिस्सा, छोटा हिस्सा आया हिंदुस्तान में, बड़ा हिस्सा रह गया पाकिस्तान में। इस तरह उस समय पश्चिम पाकिस्तान में 4 प्रांत थे। मजेदार बात यह है कि जब 1946 में इलेक्शन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और उस समय हिंदू महासभा भी पार्टी थी, लेकिन 2 मुख्य पार्टी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मिली थी सिंध में और पंजाब में, लेकिन उन्होंने चालाकी, चतुराई, धूर्तता से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जो आज है उसको भी हथिया दिया। जबकि वहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अर्थात आज के खैबर पख्तूनवा में उस समय थे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। वे कभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं रहे, वो हमेशा बड़े कांग्रेसी थे और कांग्रेस के समर्थन में ही थे, महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। लेकिन धोखे से पाकिस्तानियों ने खैबर पख्तूनवा को भी पाकिस्तान में मिला लिया, उसी तरह धोखे से बलूचिस्तान को भी मिला लिया, जबकि उन्होंने कोई पाकिस्तान सरकार के सपोर्ट में कोई वोटिंग में भाग नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, कुछ नहीं किया। धोखे से, शरारतपूर्ण ढंग से पाकिस्तान ने उन दोनों प्रांत को भी मिला लिया, क्योंकि उन दोनों प्रांत की जो सीमा है ईरान से और आज के अफगानिस्तान से भी लगती है। तो उसने मतलब पाकिस्तान के उस समय जो थे, जो हुक्मरान थे, जो लीडर थे, उन्होंने बड़े चालाकी, चतुराई, धोखे से, धूर्तता से पाकिस्तान में उनको मिला दिया। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी यह है कि बलूचिस्तान वहां पर देखा जाए तो एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं पाकिस्तान के, बहुत सारे मिनरल्स हैं वहां पर, और जितना मिनरल्स वहां पर है पूरे पाकिस्तान को भर पेट खाना उस मिनरल के बेचने से मिल सकता है, पैसा और खिला सकता है। लेकिन कभी पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी बलूचिस्तान से वहां से केवल माल लूटा है, बटोरा है, खनिज संपदा को लूटा है, शोषण किया है लोगों का, कभी वहां पर डेवलपमेंट के नाम में एक पैसा खर्चा नहीं किया। और आजकल तो स्थिति ऐसी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा झंडा उठाए घूम रहा है, और उसकी तो अभी माने गवर्नमेंट इन एक्साइल, जिसको मतलब निर्वासित सरकार आप बोल सकते हैं हिंदी में, वो निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री कोई लेडी है, वो तो हिंदुस्तान में महीनों महीनों से रह रही है, और उसके सारे नेता बलूचिस्तान के पूरे विश्व में भ्रमण कर बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा बुलंद कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के
सामने भी बारंबार डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कर रहे हैं, दूसरी जगह में भी कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल मेरे को लगता है, मतलब चाहे 2024 में हो या 25 में हो, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा ही। जिस हिसाब से पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तानियों को ऊपर जुल्म ढाया है, हजारों लाखों को मार दिया है, उस हिसाब से तो पूरे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ बलूचिस्तान वाले झंडा उठा के रखे हैं, विद्रोह करके रखे हैं। अभी परसों तरसों ही पाकिस्तान की फौज के 17 लोगों को, फौजियों को और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को भी उन्होंने निपटा दिया। इस तरह बारंबार अभी पाकिस्तान के में जो माहौल हो रखा है, खैबर पख्तूनख्वा में तो आया दिन पाकिस्तानी फौज के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और ये जो है इमरान खान, ये तो पठान है, इनका घर तो खैबर पख्तूनख्वा में ही है। ये रहते हैं वैसे बने लाहौर में, लेकिन इनका ओरिजिनल घर खैबर पख्तूनख्वा में ही है। और ये पठान है, पंजाबी मुसलमान नहीं है। पंजाबी मुसलमान एक्चुअली पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखे हैं। और 53% आबादी मतलब वेस्ट पंजाब की है, अर्थात पाकिस्तानी पंजाब की है। और वही सारे फौज में वही है, सरकार में वही, अपोजिशन में वही, सरकारी अधिकारियों में वही, सब कुछ वही है। और पूरे संसाधनों के ऊपर वो पंजाबी मुसलमान कब्जा किए हुए हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को वहां पर कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहे, केवल उनको ये पंजाबी मुसलमान शोषण कर रहे हैं। इसलिए बगावत की आग अभी सिंध में भी जोर से सुलग रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है और बलूचिस्तान में भी है। इस तरह देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान का तो टुकड़े टुकड़े होना, टूटना लगभग तय है। हो सकता है उसके अंदर में इसके लिए साल भर लगे, 6 महीना लगे, 2 साल लगे, लेकिन टूटना लगभग तय है। अब बात यह है कि ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं और जितने भी फौजी जनरल हैं, वो सबों ने मिलकर पाकिस्तान को आरंभ से ही, अर्थात 1947 से ही खूब लूटा, खूब खसोटा है, खूब शोषण किया है, खूब माल बनाया। और विदेशों में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, दुबई में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हजारों करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी इन लोगों ने खरीद रखी है। ये जितने वहाँ के नेता हैं पाकिस्तान में अभी तक, वो दुबई में उनकी प्रॉपर्टी है, लंदन में है, अमेरिका में है, वैसे फौजी जनरलों की भी वैसे ही है। सारे पश्चिमी जगत में इनकी प्रॉपर्टियां हैं। और पाकिस्तान की जो जनता है, आज ऐसी परिस्थिति है कि वो आटे के लिए लाइन में खड़ी है, आटे के लिए एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। मतलब आलम ऐसा है कि बहुत गरीबी है वहाँ पर पाकिस्तान में, इतनी गरीबी कि उसको मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अभी बलूचिस्तान का तो मामला ऐसा है कि चाइना ने बलूचिस्तान के सारे संसाधनों को, खनिजों को लूटने के लिए एक रोड बनाया था। वहाँ से जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से वो लेकर वो बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक उन्होंने एक रोड बनाया था। आज भी वो रोड है, लेकिन जगह जगह वो टूट फूट गई है। और चाइना ने सोचा कि वो ग्वादर पोर्ट के जरिए से मैं उसके साथ मतलब अरब सागर से जितने भी तेल के टैंकर वंकर आएंगे, फिर मैं यहाँ से बाई रोड लेके जाऊँगा चाइना, तो उसका सस्ता भी पड़ता उसको। लेकिन वो BRI प्रोजेक्ट जो है, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, वो प्रोजेक्ट भी चाइना का फेल हो गया है। चाइना का पैसा भी वहाँ डूबा पड़ा है। उसके लिए अवश्य चाइना को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि चाइना तो चाहता है कि पाकिस्तान को हमेशा भारत के खिलाफ में इस्तेमाल करता रहूं, और वो अपने मिशन में भी कामयाब रहा है। हजारों करोड़ रुपया हालांकि उसके लग गए हैं, लगे कोई बात नहीं, उसके पास भी काफी माल है, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से बंधक बना के रखा हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो वजूद है वो अमेरिका के कारण भी जिंदा है। लेकिन एक बात और है कि अभी पाकिस्तान में सारे मीडिया में हलचल है, बारंबार सबको मीडिया में ये बात बोलते हैं, नो पाकिस्तान आर्मी, नो पाकिस्तान। अर्थात पाकिस्तान जिंदा है उसकी आर्मी के लिए, उसकी आर्मी के बदौलत, उसकी फौज के बदौलत, क्योंकि वहाँ का सारा कारोबार जो है पाकिस्तान फौज के हाथ में है, सारे संसाधन पाकिस्तान फौज के हाथ में है, सारी शासन व्यवस्था पाकिस्तान फौज के हाथ में है, सारा प्रशासन पाकिस्तान फौज के हाथ में। और पाकिस्तान में दूसरे जो बाकी जो जनसाधारण है या व्यापारी है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी वहाँ पर कुछ नहीं चलती। जो कुछ है वहाँ पाकिस्तान की आर्मी है। इसलिए तो बारंबार अभी मीडिया में आजकल आ रहा है, नो पाकिस्तान आर्मी, नो पाकिस्तान। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि अभी तक जो पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर बेताज बादशाह थी, मन चाहे काम करती थी, कराती थी। लेकिन अब जो है, अभी साल भर से, जब से ये इमरान खान 1.5 साल हो गया जब से इमरान खान
से गद्दी छीनी गई है, तो इमरान खान ने भी एक बहुत बड़ी चाल चल दी आईएसआई के खिलाफ। आईएसआई तो वहाँ की कुख्यात गुप्तचर एजेंसी है, सभी जानते हैं। तो आईएसआई में उन्होंने दो फाड़ कर दिया, पंजाबी वर्सेस नॉन पंजाबी, क्योंकि ये तो पठान है, खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान जो इमरान खान, तो उसने बड़ी कुटिल चाल चल के पाकिस्तानी पंजाबी जो है, पंजाबी मुसलमान, उनके खिलाफ पाकिस्तान की फौज में एक तरह से बगावत या एक तरह से गुटबाजी करा दी है। वही सेम आईएसआई में भी है। और आईएसआई में अभी दो फाड़ हो जाने के कारण अभी फिलहाल एक साल में पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर 339 अटैक्स हुए हैं। पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर एक साल, जनवरी से लेकर नवंबर तक, अभी तक एक साल भी पूरा नहीं हुआ, 339 अटैक्स हो चुके हैं। सैकड़ों की जानें गई हैं और हजारों की संख्या में पाकिस्तानी फौजी लोग जो है घायल होकर अस्पताल में पड़े हुए हैं, चिकित्सा उनकी चल रही है। ऐसी हालत अभी हो गई है। और मजेदार बात बता रहा हूं, केवल लाहौर जो मतलब पंजाब, जो पाकिस्तानी पंजाब का प्रोविंस है, उसकी कैपिटल लाहौर, उसको छोड़ के, उसकी एयरबेस को छोड़ के पूरे पाकिस्तान में और 7-8-10 एयरबेस है पूरे पाकिस्तान में। जैसे एक डेरा गाजी खान है और एक डेरा इस्माइल खान है, वहां पर एयरबेस भी है और आर्मी बेस भी है। सब जगह बारंबार, अभी इसी अक्टूबर महीने में और अभी तक नवंबर महीने में बारंबार अटैक्स हो रहे हैं। आर्मी कैंटोनमेंट पर भी अटैक्स हो रहे हैं, आर्मी छावनी के ऊपर, फौजी छावनी पर, और एयरबेस पर, मतलब जो डिफेंस के एयरपोर्ट है उनके ऊपर भी बारंबार अटैक्स हो रहे हैं। केवल और केवल लाहौर बचा हुआ है। बाकी पूरे पाकिस्तान में जो भी फौजियों के हाथ में एयरपोर्ट है, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ में, लगातार बारंबार अटैक्स पर अटैक्स होते जा रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट होती जा रही है। और जहां कहीं भी बॉम्बार्डमेंट होती है, कम से कम 3-4 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन नष्ट हो जा रहे हैं। मतलब अच्छा, मजे की बात यह है कि कहीं कोई पता भी नहीं चलता है, कौन ग्रुप आता है, कौन जाता है, किसने बॉम्बार्डमेंट करती है, क्या मैंने बहुत इक्का दुक्का जगह पर मतलब ये लोगों को निपटाया। मियाँ वाली एयरबेस पर अभी पिछले सप्ताह अटैक्स हुआ था, तो उस पर ये क्या है कि जो लोग अटैक्स करने आए थे उनमें से कुछ लोग पाकिस्तानी फौजियों ने उड़ा दिए, उनको 72 हुरों के पास भेज दिए। बाकी तो ये लोग सारे दिन भर अटैक्स करते हैं और इन पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी कर्नलों को, बड़े बड़े सेना के अधिकारियों को ये पहुंचाते हैं 72 हुरों के पास। मजेदार बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान सरकार पहचान नहीं कर पाई है, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई पहचान नहीं कर पाई है कि ये आ कौन रहे हैं, मार कौन रहे हैं, निपटा कौन रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान की फौज के सब बड़े बड़े जनरल, बड़े बड़े ऑफिसरों को 72 हुरों के पास भेज कौन रहा है। अभी तक ये लोग, पाकिस्तानी मीडिया भी सकते में है, उसको भी नहीं मालूम कि कौन भी ये सब काम करा रहा है। अभी तक एक भी बंदा, कम से कम भी 52-53 तो दहशतगर्द, जो टॉप मोस्ट लेवल के दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े तंजीमों के, जैसे लश्कर तोयबा, वो क्या क्या सब नाम है, वो तो कम से कम भी 52-53 तो लोग सल्टा दिए गए, निपटा दिए गए। 52-53 ऑलरेडी महीना 2 महीना के बीच में बड़े बड़े फौजी अफसरों को निपटा दिया गया है, फौजियों को निपटा दिया गया है, और हजारों की संख्या में घायल हो गए पड़े हैं अस्पतालों में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं है कि भाई कौन आता है, कैसे आता है, और मार के चला भी जाता है, कहीं किसी को खबर नहीं। बट बड़े बड़े ये जो हाफिज सईद है, उसके बेटे को निपटा दिया गया, हाफिज सईद के ओन जीजा को निपटा दिया गया। ऐसे से बड़े बड़े जो है हाफिज सईद के जो एक दाहिना हाथ थे, उसको निपटा दिया गया। बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े जो आतंकवादी, जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, पूरे विश्व में नंबर 1-2 चल रहे हैं, वो लोग भी आजकल दहशत में है, सकते में है। क्या होगा पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी जनरलों को सब दिमाग अभी खराब हो रहा है, बड़े बड़े कमांडरों को क्या हो रहा है, कौन करा रहा है। एक भी बंदा, पिछले 2-3 महीने में ज्यादातर अटैक्स हो रहे हैं, एक भी बंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और पकड़ने तो दूर, उनकी लीड भी अभी तक नहीं मिली है कि भाई कौन आया, कैसे आया, किस रूट से आया, कैसे गया, कि उसके पीछे कौन है। पूरे पाकिस्तान में किसी को कानो कान खबर नहीं है। पूरा पाकिस्तान में अभी सन्नाटा छाया हुआ है, और पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी आईएसआई के खिलाफ रोज बारंबार लगातार इधर उधर की बातें अंट बंट संट लिखी जा रही है।
कि आप दूसरों को क्या करोगे, आपका तो खुद के घर में आप समझ नहीं पा रहे हो। मतलब बहुत बेइज्जती, बहुत शर्मिंदगी पाकिस्तानी फौज की पाकिस्तान के अंदर में हो रही है। अब ये है कि ये कर कौन रहा है। दूसरे भारत की मीडिया में भी कुछ कुछ बीच बीच में आता है, दूसरी जगह भी आता है, कौन कर रहा है। तो कोई तो बोल रहा है ये अज्ञात वीर है और ये उसमें भारत का हाथ है, कोई बोल रहा है भारत का तो हाथ नहीं है, अफगानियों का हाथ है। अफगानियों का हाथ क्यों है? अब दरअसल क्या है कि अंग्रेजों के टाइम से ही पाकिस्तान जो आज जो पाकिस्तान है वो दरअसल उस समय तो हिंदुस्तान था, अनडिवाइडेड इंडिया था। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक डूरंड लाइन, एक अंग्रेज फौजी अधिकारी ने उस समय के भारत के और अफगानिस्तान के बीच में एक डूरंड लाइन उसने रेखांकित कर दी थी कि भाई एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया। अब जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तो डूरंड लाइन को एक्चुअली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई वो। लेकिन अफगानिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान की वो डूरंड लाइन को मानता नहीं है। वो एक ही बात वो बोला कि ये डूरंड लाइन फुरंड लाइन वो अंग्रेजों के द्वारा खींची गई थी, हम इसको मानेंगे नहीं। और वो जो भी एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, तो इंडिया भी तो मतलब इंडिया तो बहुत दूर है, तो हम पाकिस्तान को वजूद ही नहीं मानते पाकिस्तान के। अब उसमें क्या है एक हिंदी में कहावत है, करेला और नीम चढ़ा। 20 लाख अफगानी पिछले 1980-81 से सिंध में और दूसरे प्रांतों में पाकिस्तान में रह रहे थे। 20 लाख अफगानी जिनको देश निकाला अभी ऑर्डर पाकिस्तान सरकार ने दे दिया है, और रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में अफगानिस्तान बॉर्डर पे जा रहे हैं। इससे अफगानिस्तान भी आग बबूला हो गया कि हम लोग तो हमारा वजूद ही खत्म हो रहा। 20 लाख अफगानियों को हम कैसे ही संभालेंगे एक साथ में, जब वो 40-42 साल वहां पाकिस्तान में रह गए हैं, चाहे रिफ्यूजी कैंप में ही सही। अब हम लोग जब एक साथ में 20 लाख हाथ में आएंगे तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी तो उसकी इजाजत देती नहीं है, तो उससे अफगानिस्तान और ज्यादा आग बबूला हो गया। और मीडिया सर्कल में ऐसी भी हवा है कि ये सारी की सारी बातें जो अभी अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तानी फौजियों पर, पाकिस्तानी जनरलों पर, पाकिस्तानी नेताओं पर, पाकिस्तानी एयरबेस पर, ये सब के पीछे अफगानिस्तान है। ऐसी बातें अभी मीडिया सर्कल में जोर शोर से चल रही है। कुल मिलाकर अगर कहूं तो ये सारे जो वातावरण हो रहा है वो सब भारत के लिए बहुत ही बड़ा सुकून भरा वातावरण है, सुखद वातावरण है, क्योंकि 72 हो वाले वो खुद ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा और खुशी या सुखद बात भारत के लिए क्या हो सकती है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।